नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आज हम फिर बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की, जिसके खत्म होने के कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो दो अलग अलग रूसी समर्थक क्षेत्र डोनेत्स्क और लुहांस्क की स्थिति पर समझौता करने के लिए तैयार हो गया है, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को हमला शुरू करने के ठीक पहले आजाद घोषित कर दिया था और मान्यता भी दे दी थी। ये वही मुद्दे हैं जिन्हें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की जड़ माना जाता रहा है। रूस को शांत करने के उद्देश्य से उन्होंने ये फैसला लिया है। अभी तक अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने का ऐलान करने वाले जेलेंस्की ने अचानक क्यों हमला कर लिया? क्या उनके इस रुख के बाद पिछले एक पखवाड़े से चल रहा युद्ध थम सकता है? और इस युद्ध के बाद वैश्विक रणनीति क्या होगी? इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। तो जो जेलेंस्की ने कहा है वो काफी सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक जेलेंस्की कहते थे कि जंग जीतने तक ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, लेकिन अब सीधे सीधे समझौता करने को कहीं ना कहीं तैयार हो गए हैं। ये सोचने वाली बात है। रूस नहीं चाहता कि पड़ोसी यूक्रेन नाटो में शामिल हो। रूस नाटो के विस्तार को एक खतरे के रूप में देखता आ रहा है और रूस अपने दरवाजे पर नए पश्चिमी सहयोगियों की सेना भी नहीं चाहता है। तो ये कुछ वजह है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच दो क्षेत्रों पर समझौते के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में स्थित डोनेत्स्क और लुहांस्क को घोषित कर दिया था और अब पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन भी उन्हें स्वतंत्र रूप से मान्यता दे दे। जेलेंस्की ने कहा कि वो डोनेट्स्क और लुहांस्क पर बातचीत के लिए तैयार है। जेलेंस्की ने कहा कि नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो नाटो विवादास्पद चीजों और रूस के साथ टकराव से डरता है। मैं ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता जो घुटनों के बल कुछ भी मांग रहा हो। रूस ने नहीं चाहता कि वो पड़ोसी यूक्रेन में शामिल हो। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ चर्चा में कुछ ही देर में दो मेहमान जुड़ जाएंगे। तो ये क्या विवाद खत्म हो गया है? क्या युद्ध को वैश्विक रणनीति इसकी क्या होगी? इस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए दो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार राजेश भारती जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और सौरभ दुबे जी विदेश मामलों के जानकार दोनों ही जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले राजेश भारती जी, हम आपसे शुरुआत करेंगे कि ये जो जेलेंस्की ने कहा है, क्या समझे इसे क्या ये मान लिया जाए कि यूक्रेन ने हार मान ली है, समझौता करने के लिए वो तैयार हो गए हैं? अंशुल जी, ऐसा है कि यूक्रेन ने हार मान ली है वाली बात या उस तरीके से इसे देखने के बजाय अंततः यूक्रेन की जनता का जो प्रेशर है, जो जन दबाव है, वो लगातार निश्चित रूप से जेलेंस्की जो वहाँ की सत्ता में बैठे हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की, उनके ऊपर ये दबाव बढ़ता जा रहा है। और ये एक तरह से ये एक तरफा संघर्ष है, जिसमें यूक्रेन या हंगरी या उसके आसपास के जो दोस्त देश हैं, पोलैंड, यदि ऐसे देश रूस के साथ किसी सैनिक संघर्ष में जाते हैं तो ये कोई संघर्ष नहीं है। अब ये इसी तरह का संघर्ष है कि जैसे भारत जो है नेपाल के साथ युद्ध करे। तो ऐसे युद्ध का परिणाम जो है निश्चित होता है, पहले से तय होता है कि युद्ध के परिणाम क्या होंगे। तो यूक्रेन ने बेसिकली इस युद्ध में या यहाँ तक जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें दो बातें लग रही थी। एक तो यूक्रेन की सत्ता तंत्र को ये फेथ नहीं था या उन्हें पूर्वानुमान नहीं था कि उनपे आक्रमण हो जाएगा रूस की ओर से। दूसरा, उन्हें लग रहा था कि आक्रमण इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि नाटो का जिस तरह से उन्हें समर्थन था, तो उस समर्थन के बाद दबाव में आके ये कदम नहीं उठाएगा। लेकिन जो रूस में पिछले 20 वर्षों में पुतिन का पहला 10 वर्ष का कार्यकाल है, उसके बाद के यदि हम लास्ट 10 ईयर के काल को देखें तो आप देखें, चाहे जॉर्जिया में हो चाहे साइप्रस में हो, तो पुतिन ने लगातार जो है रूस में अपने को मजबूत बनाया। कहिए रूस की सैनिक तैयारी भी जो है को बढ़ाते रहे और उसका एक मजबूत सैन्य तंत्र पहले था, उससे और बेहतर किया। तो उसमें 2010 के बाद जो है 16 तक दुनिया में गैस और क्रूड के इतने हायर साइड थे कि उससे रूस ने जो है अपना निर्यात अत्यधिक मैक्सिमम कैपेसिटी तक करके
इतना सारा धन इकट्ठा किया और वो सारी जो है रूस की इकोनॉमी में डेवलपमेंट पे तो खर्च हुआ, लेकिन सैनिक तैयारी और सेनाओं को पुनर्गठित करने और चुपचाप जो है रूस की सेना को पहले के लेवल पे लाने के प्रयास में ज्यादा खर्च किए गए। तो इससे जो है जो स्थिति बनी उसमें ये एक तरफा संघर्ष है। ये अब जब नाटो का स्टैंड भी क्लियर हो गया है, या कहीं जेलेंस्की को ये पता लग गया है कि नाटो उन्हें साजो सामान का मदद कर सकता है, आर्थिक मदद दे सकता है, लेकिन रूस के साथ जो है किसी सैनिक संघर्ष में सीधा साथ नहीं दे सकता। तो अब ऐसे में यूक्रेन के सामने, अब देखिए, यदि जेलेंस्की को सत्ता में बने रहना है और यूक्रेन की सत्ता से बाहर नहीं होना है, तो उन्हें रूस के साथ समझौते की पेशकश करना, और ये स्वागत योग्य है। और रूस को भी आगे आकर जो है इस समझौते को समर्थन देना चाहिए, और जो है आगे बातचीत के दरवाजे खोल के जो है समझौता हो, और अंततः जो डोनेस्टक और लुहांस्क का क्षेत्र है, हाँ, उसे वो उस पर बात के लिए तैयार है, और रूस ने पहले उन्हें मान्यता दिया था। तो वह जो है रूस का एक स्वतंत्र क्षेत्र हो जाए, या रूस प्रोटेक्टेड एरिया हो जाए। यूक्रेन, मैंने कल आप की बातचीत में और पहले भी जो है मैंने, अंशुल जी, ये बातचीत में आपके चैनल पे ही कई बार कहा कि इस समझौते तक पहुंचने की परिणति यदि बनेगी तो तभी जब यूक्रेन यह स्पष्ट रूप से वादा करे कि वो नाटो ज्वाइन नहीं करेगा, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन नहीं करेगा, और वो उस तरह का जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स डेवलप नहीं करेगा जो रूस के लिए खतरा हो। रूस अपने बॉर्डर पे किसी मजबूत देश की उपस्थिति नहीं चाहता, और यूक्रेन यदि वादा करे तो समझौता हो सकता है, और शायद जेलेंस्की की सत्ता भी बच सकती है। लेकिन मुझे मेरा व्यक्तिगत विचार जो है ये है कि शायद अब रूस जो है पीछे नहीं जाएगा जब तक वो एक बार कीव पे कब्जा नहीं कर ले। बिल्कुल। सौरभ दुबे जी, आपका क्या कहना है, ये जो कदम यूक्रेन ने उठाया है इसे किस तरीके से देखें? यूक्रेन का ये कदम उठाया जाना कोई हैरत भरा नहीं है। हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे, बार बार कहते आए हैं कि यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा। अब कुछ इस तरह के बयान आना कोई हैरत की बात नहीं, लेकिन बयानों के मायने तलाशे जाने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पहली बार युद्ध शुरू होने से पहले भी हम पुतिन के बयान हमने देखे हैं। पुतिन ने ये भी कहा था कि वो आक्रमण नहीं करने जा रहा है। आक्रमण हुआ, आक्रमण को नाम दिया गया सैन्य अभियान का, और उसके बाद जेलेंस्की से कई बार ये लोगों ने कहा कि नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दें। रूस ने कई बार समझाया, और विभिन्न देशों के माध्यम से जो कूटनीतिक बातचीत चली होगी, निश्चित रूप से इस बात का जिक्र किया गया होगा। लेकिन जेलेंस्की को उम्मीद बहुत ज्यादा थी, नाटो से उम्मीद थी, यूरोपियन यूनियन से उम्मीद थी। तो कभी वो यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे थे, कभी नाटो की बात कर रहे थे। दुख इस बात का है कि जेलेंस्की के लिए प्राथमिकता क्या सत्ता बचाना थी, जहां इतने लोगों की जान जा चुकी है। ये बात बार बार विभिन्न मंचों पर उठाई जा रही थी कि लगातार जो यूक्रेन है वो बदहाली का शिकार हो रहा है। दिनों दिन रूस का आक्रमण और भी तेज होता जा रहा है, भुखमरी की कगार पर लोग पहुंच रहे हैं। लाखों लोग जब पलायन कर गए तब अक्ल ठिकाने आई है। ऐसे राजनीतिज्ञ, ऐसे जिन्हें मैं ये कहूंगा अनाड़ी राजनीतिज्ञ, आज तक शायद ही किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष रहे हो। उन्हें मालूम था, पहले से अच्छे से मालूम था कि रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बावजूद इसके अमेरिका की तरफ झुकाव या नाटो की तरफ झुकाव वो एक अलग बात है, लेकिन नाटो में शामिल होने की जिद, और जिद भी ऐसी कि रूस से चर्चा भी नहीं करना चाहते थे। अगर उन्हें नाटो में शामिल होना था तो उसके लिए वो एक माकूल समय नियोजित कर सकते थे, या पहले नाटो में शामिल हो जाते और उसके बाद कहीं और बयानबाजी करते। एक और उनके पास रास्ता था, वो रास्ता ये था कि नाटो में शामिल ना होकर अमेरिका से मदद ले सकते थे या नाटो से मदद ले सकते थे। जरूरी नहीं था उसमें औपचारिक रूप से नाटो में शामिल होना, क्योंकि आज जो युद्ध लड़ा जा रहा है, ये यूक्रेन की तरफ से जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी एक छद्म युद्ध के तौर पर युद्ध लड़ा जा रहा है। क्योंकि
मदद उन्हें कहीं ना कहीं पश्चिम से मिल रही है। और जहां तक मेरा अनुमान है, ऐसे छद्म युद्ध में सैनिक या जिनको कहेंगे फौजी इमदाद, वो भी छद्म रूप में ही प्राप्त होती है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि यूक्रेन को फौजी इमदाद भी जो है छद्म रूप में प्राप्त हो रही हो, लेकिन इतना सब कुछ खुलकर सामने आना ये सब अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी इन्होंने अपनी रूस की जनता को लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया राष्ट्रवाद के नाम पे, उसका एक पक्ष और है और इतिहास में हमें जाने की जरूरत है। पहले रूस इसी यूक्रेन को काफी हद तक मदद करता रहा है और IMF से कर्ज को लेकर जब काफी सारी चर्चाएं हुई थी विक्टर के कार्यकाल में, तब विक्टर ने रूस के सामने गुहार लगाई थी और रूस ने मदद भी की यूक्रेन की, लेकिन रूस सिर्फ इतना चाहता था कि उसके घर के दरवाजे पर हथियार तैनात ना हो, पश्चिमी हथियार तैनात ना हो। और रूस चाहता था मदद करना यूक्रेन की और बहुत हद तक काफी पहले मदद भी की, लेकिन जब सत्ता बदलती है तो समीकरण बदल जाते हैं और विदेश नीति भी बदल जाती है। यहाँ जेलेंस्की सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद में उन्होंने एक नया गाना गाना शुरू कर दिया पश्चिम का। अब मुश्किल ये है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, कि पूरी दुनिया में केवल ये कोई पश्चिम या पूर्व, ये कोई दो ध्रुव नहीं है, या हम कहें कि भाई एक अमेरिका ग्रुप है या एक रशिया ग्रुप है, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये है कि दुनिया में दो ही वर्ग हैं, एक पूंजी वर्ग है, पूंजीवादी वर्ग है, माफ कीजिएगा, और एक निम्न वर्ग है। पूंजीवादी वर्ग, आज आप यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में भी जो पूंजीवादी वर्ग था वो फ्लाइट से दूसरे देशों में जा चुका है। जेलेंस्की भी कहीं मैदान में लड़ने के लिए नहीं है, और जो लड़ रहे हैं या मर रहे हैं वो एक सामान्य निम्न तबका है, धनी वर्ग नहीं है वो, रईस वर्ग नहीं है वो। और फौज में भी भर्ती होने के लिए कोई बहुत रईस लोग नहीं जाते हैं, फौज में मर रहे हैं, सामान्य लोग मर रहे हैं, देश की जनता भी मर रही है, आम जनता मर रही है, चाहे वो रूस की तरफ से आम जनता मर रही हो, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से आम जनता मर रही हो। हम देख चुके हैं कि पुतिन पर ऐसे भी आरोप लग चुके हैं कि पुतिन ट्रंप समर्थक रहे हैं और उन्होंने पहले अमेरिका में ट्रंप सरकार स्थापित करवाने में ट्रंप की मदद की, ये सिर्फ आरोप लगे थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक दूसरे के देश में सरकारें बनाने और बिगाड़ने में किस हद तक वो इंटरेस्ट लिए जाते हैं और कितने हित साधे जाती है व्यक्तिगत तौर पर। अंशुल, बिल्कुल, बहुत ही आपने सही बात कही है। दोनों देशों के सामान्य वर्ग को लेकर भी आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। राजेश भारती जी, तो ये जो कदम यूक्रेन का रहा है, तो इससे विवाद खत्म हो जाएगा जो इतने दिन से चल रहा था? क्या इसे ऐसा मान लिया जाए कि इनकी जो बातचीत है इससे विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नुकसान इस 10 से 11 दिनों के बीच में हुआ है उसका क्या आंकलन रहेगा फिर? देखिए, पहले तो इस बात से ही पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता कि विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने जिस तरह से यूक्रेन के बहुत सारे हिस्सों पे कब्जा कर लिया है और कीव पे कब्जा करने के करीब है, ऐसे में अब वो यूक्रेन की सत्ता पे पूरी तरह काबिज हुए बिना कोई समझौते के लिए तैयार नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। और जो नुकसान हुआ है अभी, अब रूस जो है कदम पीछे नहीं खींच सकता, वो समय बीत चुका है। शायद यूक्रेन ने वो समय गवा दिया, हम कह सकते हैं कि जब बातचीत या समझौता हो सकता था। अब युद्ध के इतने दिनों के बाद जो है समझौता बीच में नहीं होगा और रूस जो है समझौता करके अभी जो हासिल कर सकता है इससे अधिक वो हासिल करने के आसपास पहुंच गया है, क्योंकि जो रूस के सैनिकों का नुकसान था, रूस के जो फाइटर प्लेन्स गिराए गए हैं, रूस को जो नुकसान युद्ध के मैदान में हुआ है, वो नुकसान की भरपाई अब यूक्रेन पे काबिज होने के साथ ही हो पाएगी। तभी जो है एक पुतिन की जो योजना है उस योजना का सफलता तभी संभव होगा और वो वहां काबिज होंगे।
उससे पहले मुझे लगता नहीं समझौता संभव है। बिल्कुल। तो ये जो दोनों के बीच में ये समझौता भी है, इसको भी अगर देखें तो क्या ये जो क्षेत्र को लेकर भी एक लड़ाई थी दोनों के बीच में, क्या उस पर भी समझौता संभव है? नहीं, जो यूक्रेन का डोनेस्टक और लुहांस्क रीजन है वो रूस के द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिए जाने तक की सीमाएं जो है निकल चुकी है। अब मुझे लगता है कि पुतिन जिस तरफ बढ़ चले हैं वो बेलारूस की तरह ही पूरे यूक्रेन में अपनी पसंद की सरकार बनाएंगे, या यूक्रेन का जो है यूएसएसआर की तरह या उस एरा की तरह जो है यूक्रेन को फिर से जो है रूस का एक हिस्सा बनाया जाएगा। माने आप कह सकते हैं कि रूस का एक प्रांत हो जाएगा यूक्रेन। उससे पहले तो मुझे अब जो है समझौते की आशा नहीं लगती। हाँ, नाटो यदि किसी सैनिक संघर्ष के लिए समर्थन में जाता तो शायद रूस कदम पीछे खींच सकता था, क्योंकि नाटो के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन नाटो जो है रूस के न्यूक्लियर आक्रमण के थ्रेट से डर के वो नाटो ने अपने कदम पीछे खींच लिए, और अब नाटो बीच में जाएगा नहीं, क्योंकि वहां से न्यूक्लियर थ्रेट बार बार दोहराया गया है कि फिर सारी दुनिया को इसकी कीमत, या जो भी देश हमारे इस संघर्ष में बीच में आएगा उसको इसकी वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो इतिहास में नहीं चुकाया होगा। तो एक डर है सभी देशों के नागरिकों में, नाटो देशों के नागरिकों में, कि उनकी सरकारें जो है इस युद्ध में शामिल नहीं हो, और वो शामिल भी नहीं होगी, और यूक्रेन पे पूर्ण कब्जा से पहले शायद पुतिन अब मानेंगे। बिल्कुल। सौरभ दुबे जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से जेलेंस्की ने कहा कि नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जो लड़ाई की जड़ थी एक तरीके से देखा जाए नाटो को ही था। यूक्रेन उसमें पहले शामिल होना चाहता था, लेकिन अब जो है वो कह रहा है कि उसे शामिल नहीं होना है। तो नाटो भी कहीं ना कहीं से रूस से डर रहा था। तो वो जो विवाद की स्थिति, जो टकराव की स्थिति थी नाटो की रूस से, वो क्या थी? अंशुल, नाटो को मैं अमेरिका के नेतृत्व के तौर पर देखूंगा, क्योंकि अमेरिका ही वहां प्रमुख शक्ति है। और ऐसा भी नहीं है, मैं इनकार नहीं करूंगा कि वो नाटो में शामिल नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि रूस का रुख जो है वो बेहद आक्रामक है, और रूस षड्यंत्र को समझ चुका है कि किस तरह से उसकी घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही थी। और अगर ये घेराबंदी हो जाती, मानकर चलिए कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता। अब हम जानते हैं कि कहीं भी सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं तो वहां सीमा विवाद, बॉर्डर पर तो अक्सर छोटे मोटे छुटपुट होते रहते हैं। जब हम जानते हैं कि हमारे और नेपाल के बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत विवाद कभी कभार देखने में आया है, भले ही कितना ही अच्छे मधुर संबंध हो। तो भविष्य में अगर यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के बाद में कहीं थोड़ा भी विवाद होता रूस के साथ, तो सभी नाटो देश रूस से जंग लड़ते, और वो जंग कितनी भयंकर होती इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है। महज वो चंद ही दिन में करोड़ों लोगों की मौत हो सकती थी। तो ये बेहद अच्छी बात है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हुआ, ये मुझे लगता है। ऐसे में संभावना कम हुई है टकराव की रूस और अमेरिका के, और मिडिल ईस्ट की राजनीति बहुत हद तक बदलने वाली है। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। हम देख रहे हैं कि अब चाइना से भी भारत को लेकर ऐसे नरम बयान आने शुरू हो गए हैं कि जैसे मानो चाइना भी भारत के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता। भारत को अचानक से, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि खजाना मिल गया, वो वाली स्थिति है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, ना ही रूस के साथ में हमारे संबंध खराब है और ना ही अमेरिका के साथ में संबंध खराब है। अगर चीन की बात देखें तो चीन को देखकर अमेरिका आगे परेड़ता है। अब मिडिल ईस्ट में भारत केवल ऐसी महाशक्ति है, मेरा ऐसा मानना है, जो कि आगे बढ़कर शांति की दिशा में पहल करने में सक्षम है, और भारत को और सक्रिय होना चाहिए। भारतीय विदेश नीति हो सकता है कि आंतरिक तौर पर सक्रिय भी हो, लेकिन अभी चूंकि इस तरह की खबरें सामने नहीं आई है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि सामने नहीं आ पाता है, या फिर जब कोई ऑपरेशन पूरा होता है, इस तरह का कोई समझौता पूरा होता है, तब बातें सामने आती हैं।
लेकिन अभी भरोसा करने लायक ऐसा कुछ नहीं है कि युद्ध रुक जाएगा या युद्ध आगे बढ़ेगा। अमेरिका का लक्ष्य ये था कि युद्ध को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचा जाए ताकि रूस की शक्ति कम पड़े, धीरे धीरे रूस की ताकत कम हो। अच्छा, रूस चाहता तो युद्ध को 1 या 2 दिन में समाप्त कर सकता था, लेकिन उसमें जनहानि बहुत होती। रूस ने इस बात का ख्याल रखा है कि जनहानि कम से कम हो। बिल्कुल। राजेश भारती जी, रूस नाटो के जो विस्तार है उससे कहीं ना कहीं उसको खतरा है, इस बात में कितनी सत्यता है? रूस जो है, कोई भी देश, एक संप्रभु देश अपने आसपास जो है यदि साम्राज्यवादी विचारधारा रखता है, वो देश यदि विश्व शक्ति बनना चाहता है, अपनी क्षेत्रीय शक्ति बनना चाहता है, तो अपने आसपास कोई भी मजबूत देश या किसी भी मजबूत देश की उपस्थिति नहीं चाहेगा। रूस जो है साम्राज्यवादी देश तो नहीं है, लेकिन वो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा तो एक कमजोर से कमजोर रूस भी इतनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा तो रखता ही है कि पूर्वी यूरोप में चाहे हंगरी हो, लाटविया हो, स्लोवानिया हो या पोलैंड हो या बेलारूस हो और कजाकिस्तान के जो भी देश हैं वहां पे एशिया के और पूर्वी यूरोप के, उनमें कोई भी देश जो है रूस की क्षेत्रीय प्रभुत्व को स्वीकार करे। और एक बात देखिए कि ये बात सिर्फ रूस पे लागू नहीं होता है। आप लैटिन अमेरिका देख लीजिए, जो साउथ अमेरिका जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, साउथ अमेरिका में दुनिया, जबकि अमेरिका तो अलग देश है और वो साउथ अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट है, लेकिन अगर दक्षिण अमेरिका में दुनिया का किसी भी देश ने हस्तक्षेप किया है तो अमेरिका उस तनाव को युद्ध तक ले गया। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्यों है? इसीलिए तो, जबकि विचारधारा से क्यूबा तो रूस के पास करीब है। क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो सत्ता में थे और क्यूबा में समाजवादी सरकार थी, लेकिन क्यूबा में जब सैनिक उपस्थिति के लिए रूस गए तो वो युद्ध तक की नौबत आ गई अमेरिका के साथ। तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका को अमेरिका अपना एक तरह से उपनिवेश मानता है। वो सारे स्वतंत्र देश है, सॉवरेन, लेकिन दुनिया का कोई भी मजबूत देश साउथ अमेरिका में अपना बेस नहीं बना सकता, कोई सैनिक समझौता नहीं कर सकता। तो अमेरिका क्योंकि विश्व शक्ति है तो ये जो है वो पूरे एक कॉन्टिनेंट पे चला रहा है और दुनिया में और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी वो चलाता है। रूस कितना भी कमजोर है, लेकिन पुतिन के नेतृत्व में, जो मैंने जो अभी कुछ देर पहले ही कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपने सैनिक तंत्र को डेवलप किया है जी, तो वैसे में अब रूस ये जो है कम से कम तो चाहेगा कि क्षेत्रीय आकांक्षा उसकी जागृत हो गई है और वह अपने आसपास में कोई मजबूत उपस्थिति, कोई मजबूत सैन्य तंत्र नहीं चाहेगा और वो नाटो उसके लिए खतरा है। इसलिए वो नाटो की उपस्थिति किसी भी रूप में रूस को स्वीकार नहीं होगी। कमजोर रूस को स्वीकार हो जाती, लेकिन वर्तमान रूस को नहीं है स्वीकार। बिल्कुल। तो मतलब रूस की ये जो अड़ी थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिली और यूक्रेन ने विवाद खत्म करने की पहल यहाँ पर की है। उनकी बात सुन के बहुत ही अच्छी चर्चा यहाँ पर रही। आप दोनों ने समय निकाल कर आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की, जिसमें खत्म होने के आसार अब दिखने लगे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो 2 अलग अलग रूसी समर्थक क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्थिति पर समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं, ये कितनी सही है? क्या रूस जीत गया है या घुटने टेक दिए हैं यूक्रेन ने? क्या हुआ है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।